एक लंबी बेहोशी के बाद प्रत्यक्षा की आंखें खुली एक बाजार में। वो एक खंबे से कई लड़कियों के साथ बंधी हुई थी। अभी भी प्रत्यक्षा को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि प्रत्यक्षा और बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया था। वो एक ऐसे बाजार में थी जहां शराफत को बेचा जाता था। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी, जुआरी और हवस के पुजारी ही लग रहे थे। कितना नाटक कर दिया? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शाम होने को आई थी और प्रत्यक्षा को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी पड़ी थी। अरे, ये लड़की तो बड़ी कमाल लग रही है। सिर पर ये पट्टियां काहे बांधी है इसकी? अरे, ऐसी ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते में लगाओ और ये लड़की दे दो हमको। सस्ते में तुमको इधर कुछ नहीं मिलेगा। लड़की को बस थोड़ी सी चोट लगी है, बाकी हमारे पास जितनी भी लड़कियां हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, इसलिए इसके पैसे तो कम ना होगा। लेना है तो बढ़िया दाम बता, वरना निकल यहाँ से। छोड़ दो हमें दरिंदो। ए बुढ़ाऊ, देख लड़कियां कैसे खटाखट बिक रही है। तुमको अगर नहीं लेनी है तो निकलो इधर से। आओ रे, नया शहरी माल देखो, बोली लगाओ रे। अरे, लगा दे सस्ता थोड़ा सा, वरना इसको कोई नहीं खरीदेगा। ये सब पट्टी वट्टी बांधी है तो कौन खरीदेगा इसका? हाँ? ए बुढ़ाऊ, कबर में पैर है तुम्हारे और तुमको सस्ता महंगा करना है। चल चल अपना रास्ता नाप, ऐसे तो हमारा धंधा ही बैठ जाएगा। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी को हटाने के बाद प्रत्यक्षा की तरफ पलट कर देखा। उसने प्रत्यक्षा के सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। मुंह पर बंधी हुई पट्टी के कारण वो चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने प्रत्यक्षा को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर प्रत्यक्षा सहम गई और एकदम खामोशी से खुद को सिकोड़ते हुए बैठ गई। एकदम चुप। सादा हाथ पैर चलाएगी ना तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हमारा धंधा खराब करेगी क्या? चुपचाप से मुंह बंद करके पड़ी रही यहाँ, वरना वो हाल करूंगा कि कोई तुमको खरीदेगा भी नहीं। दूर दूर तक तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। प्रत्यक्षा बाकी अगवा की गई गांव की लड़कियों से अलग सी दिख रही थी। उसने अपनी सगाई का जोड़ा पहना हुआ था। लोग इसीलिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्षा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके सर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली बड़ी कम लगा रहे थे कि तभी एक आदमी आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से बोली तय करने लगा। 5,000 रुपया ले लो और ये लड़की हमका दे दो। चेहरे पे इतना निशान भरा है, तुमका पता भी है, कोई ना ही खरीदेगा इसको। 5,000 भीख देना आया है? फूट यहाँ से। अगला कौन? 6,000। 6,000 की बोली के बाद किसी ने 8,000 की बोली लगाई तो किसी ने 9,000 की। धीरे धीरे करके बोली 15,000 तक पहुंच गई। प्रत्यक्षा रोए जा रही थी और खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके बाकी लड़कियां बिकती जा रही थी। सारे के सारे कंगाल यहीं आके जम गए क्या? हाँ, कोई ऐसा है जो दमदार बोली लगा सके? फकीर साले सब के सब। उस गुंडे की बात वहां के पैसे वाले लोगों के दिल पर लग गई कि तभी वहां एक अलग सी आवाज सभी को सुनाई दी। 50,000। बोली सुनते ही वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो पलटकर बोली लगाने वाले की तरफ देखने लगे। प्रत्यक्षा ने भी चौंकते हुए देखा कि आखिर उसे दुगने तिगने पैसों में कौन खरीद रहा है। प्रत्यक्षा ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था और अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी घूरती नजरें
सीधे प्रत्यक्षा की नजरों को ही देख रही थी। प्रत्यक्षा उसे देखकर पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि उस नकाबपोश आदमी की आंखें प्रत्यक्षा को एकटक घूरे ही जा रही थी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। है कोई और जो इक्का टक्कर दे सके यहाँ? अरे आओ रे मैदान में। तब तक किसी और ने भी प्रत्यक्षा पर 52,000 रुपए लगा दिए, लेकिन नकाबपोश आदमी ने दाम बढ़ाते हुए सीधा 1 लाख की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी से उस आदमी को देखने लगे, लेकिन ये बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी। इस पर वो शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ देख गुस्से में दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए उस पर लपका। लेकिन उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल को एक पत्थर से मारते हुए फोड़ दिया और उस शराबी के हाथ पे दे मारा, जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था, और फिर वो शराबी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद नकाब वाले आदमी ने शराबी को जमीन से उठाया और प्रत्यक्षा को घूरते हुए ही झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन मरोड़ दी। एक पल में ही शराबी आदमी का शरीर किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। सभी लोगों की नजर अब उस नकाबपोश पर थी, लेकिन फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, पागल हो चुके जानवरों को जिंदा छोड़ना एक बड़ी गलती होती है। और कौन है जो मेरे रास्ते में आना चाहता है? और कौन है जो जहन्नुम जाना चाहता है? नकाब वाले शख्स की धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। इधर प्रत्यक्षा के हाथों को खंबे से खोलते हुए उस गुंडे ने प्रत्यक्षा के हाथ में रस्सी बांध दी। वो गुंडा रस्सी पकड़कर प्रत्यक्षा को घसीटने लगा। ए लड़की, चुपचाप चल। लेकिन प्रत्यक्षा अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उस गुंडे ने प्रत्यक्षा को घसीटते हुए ले जाकर उस नकाब वाले आदमी के हाथ में रस्सी थमा दी। नकाब वाले आदमी से उस गुंडे ने पैसे लेते हुए हंसते हुए बोला, ये ले, जा ऐश कर। ऐसी लड़की अभी तक इस बाजार में नहीं आई है। अगर इसके सिर पे निशान ना होता ना तो 2 लाख से 1 पैसा कम ना लेता। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मजे की चीज दी है तुमको। प्रत्यक्षा उस नकाब वाले आदमी को अभी भी हैरानी से घूर रही थी। वो खुद को खींचते हुए जिद पर अड़ गई थी और अपने खरीदार के साथ न जाने के लिए वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी। इस पर नकाब वाला शख्स प्रत्यक्षा को ऐसे देखकर अचानक ही उसके पास आया और गुस्से में अपने सख्त हाथों से प्रत्यक्षा के गले को जकड़ लिया। प्रत्यक्षा इतना ज्यादा डर गई थी कि मानो बर्फ की तरह जम गई हो। उस शख्स के पंजे की जकड़ की वजह से प्रत्यक्षा सहम गई थी, लेकिन वहीं उस नकाब वाले आदमी की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इससे पहले प्रत्यक्षा कुछ भी समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में प्रत्यक्षा को अपनी गोद में उठा लिया। प्रत्यक्षा चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी के कारण वो बेबस थी। इस पर नकाब वाले आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी भरी सी आवाज में धीरे से प्रत्यक्षा से कहा, ए लड़की, शांत हो जा और चुपचाप मेरे साथ चल। याद है ना उस शराबी की गर्दन किस तरह मरोड़ी है? मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खामोश करने में। प्रत्यक्षा डर के कारण बेहद सहम गई और चुपचाप उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई। नकाब वाले आदमी ने प्रत्यक्षा को गोद में उठा रखा था। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और प्रत्यक्षा कब उस नकाब वाले आदमी की बाहों में बेहोश हो गई उसे खुद पता नहीं चला। वहां से निकलते ही नकाबपोश आदमी प्रत्यक्षा को लेकर एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने उस झोपड़ी के मालिक को कुछ पैसे दिए और प्रत्यक्षा को लेकर अंदर चला गया। उसने बेहोश प्रत्यक्षा को झोपड़ी में लगे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद प्रत्यक्षा को होश आया। उसने अपनी आंखों पर जोर देते हुए आसपास देखा तो पाया कि वो एक अंधेरी सी झोपड़ी में थी। थोड़ा ध्यान देने पर उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो सिर्फ एक चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी।
प्रत्यक्षा इससे पहले कुछ और सोच पाती, उसने ठीक अपने सामने देखा कि कोई खड़ा था। वो अंगड़ाई लेते हुए सामने एक कुर्सी पर रखी हुई शर्ट को हाथ में लेकर पहनने जा रहा था। प्रत्यक्षा खुद को ऐसी हालत में देखने के बाद और सामने उस अनजान आदमी को कपड़े पहनते हुए देखने के बाद ये समझ गई थी कि उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। प्रत्यक्षा ने खुद पर पड़ी चादर को ही उठाकर खुद के चारों तरफ लपेट लिया और खुद को समेटते हुए बिस्तर के एक कोने में जा बैठी। प्रत्यक्षा के होश में आने की आहट को सुनकर सामने खड़े आदमी ने धीरे से नजरें फिराकर देखा और फिर शर्ट के पास रखे नकाब को उठाकर वापस से उसे पहनने लगा। प्रत्यक्षा पर मानो एकदम से कोई पहाड़ टूट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इस नकाब से मुंह ढककर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? यकीन मानो दरिंदगी क्या होती है तुम अभी जानती तक नहीं। क्या तुम जानना चाहोगे कि एक दरिंदा कैसा होता है? अपनी बिगड़ी सी हालत को देखकर प्रत्यक्षा को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और अब उसकी आंखों के सामने गलत करने वाला शख्स खड़ा हुआ था। जैसे ही उस अनजान शख्स ने अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की, प्रत्यक्षा अचानक से ही उस पर भड़क उठी। अब इस नकाब से मुंह ढककर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? प्रत्यक्षा के इतना बोलने पर सामने खड़ा शख्स पलटा और धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ने लगा। वो प्रत्यक्षा के बिस्तर पर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे ही प्रत्यक्षा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रत्यक्षा ने बिना कुछ सोचे ही उस शख्स के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के अगले ही पल वो हद से ज्यादा सहम गई, क्योंकि उसके सामने उस शराबी आदमी की मौत का नजारा घूम रहा था। इस पर उस शख्स ने प्रत्यक्षा के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद उसे घूरते हुए देखा। प्रत्यक्षा अभी भी सहमी हुई थी और उस शख्स की गुस्से भरी नजर को देखकर और जोर जोर से रोने लगी। मेरा यकीन मानो दरिंदगी क्या होती है तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं है, या फिर जानना चाहती हो कि इंसान कितना गिर सकता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? कीमत अदा की है मैंने तुम्हारी, जानती हो ना। ऐसा क्यों करता है कोई? ताकि खरीदी हुई चीज का सही यूज किया जा सके। तो तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों किया मैंने, या फिर जानना चाहती हो कि ऐसा कैसे किया मैंने? छी छी, घटिया हो तुम। वो शख्स गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर चला गया। प्रत्यक्षा वहीं बिस्तर पर बैठी हुई मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उसके लिए आज सब कुछ बदल चुका था। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ये हुआ? मैं बेची गई, मैं खरीदी गई और आज अपनी इज्जत भी गंवा बैठी मैं। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? घर में किसी को पता होगा भी कि नहीं? कुछ ही घंटों में क्या कुछ हो गया है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अब क्या करूं मैं? प्रत्यक्षा के पास अब ना तो कोई रास्ता बचा था और ना ही उसके दिमाग से ये बात बाहर जा रही थी कि अब उस पर जिंदगी भर के लिए ये भयानक दाग लग चुका था। प्रत्यक्षा के दिमाग में एक तरफ तो मरने का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस जगह से बचकर वापस घर भागने का सोच रही थी कि तभी एक बार फिर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। प्रत्यक्षा वापस से अपनी चादर को जोर से खुद से लपेटकर दीवार से चिपक गई। प्रत्यक्षा ने पाया कि दरवाजे पर नकाब वाला शख्स था और उसने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। ए लड़की, ये लो, इसे पहन लो। और इतना कहते हुए वो वापस झोपड़ी के बाहर चला गया। प्रत्यक्षा ने जब देखा तो पाया कि उसमें कुछ कपड़े थे। उसने जल्दी से कपड़ों को पहना और अपने आप को ठीक तरह से देखने लगी। प्रत्यक्षा अपने शरीर को देख रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, ए लड़की, तेरा सब हो गया हो तो अंदर आ जाऊं मैं। इस पर प्रत्यक्षा ने घबराते हुए इधर उधर देखा। पास में ही एक छोटा सा स्टील का जग रखा हुआ था।
जिसे प्रत्यक्षा ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे कर लिया और फिर कहने लगी, हाँ, अब पूछने जैसा बचा ही क्या है, तुम्हारा जो मन हो करो। वो शख्स अंदर आया और अपने पास से एक दवा निकालते हुए प्रत्यक्षा को देने लगा। ये लो, इसमें कुछ दवाइयां हैं, तुम्हें इससे। वो शख्स जैसे ही प्रत्यक्षा के पास आया, एक क्षण में ही प्रत्यक्षा ने उस शख्स के सिर पर जोर से एक पानी का जग दे मारा। एक झटके में चोट लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। वो शख्स समझ गया था कि प्रत्यक्षा उसके हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली और इसका फायदा उठाते हुए प्रत्यक्षा झोपड़ी से बाहर निकल गई। उसके लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी। प्रत्यक्षा सबकी नजरों से खुद को बचाकर वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन उसे कहां जाना था वो खुद नहीं जानती थी। रास्ता कहाँ है? कहाँ जाना चाहिए? प्रत्यक्षा ने वहां से भागते समय एक दो लोगों से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन प्रत्यक्षा को देखने वाला सवाल पूछते ही या तो वहां से दूर हट जा रहा था या फिर बिना जवाब दिए ही वहां से चला जा रहा था। परेशान होकर प्रत्यक्षा ने चिल्ला कर लोगों से पूछना शुरू कर दिया, कोई तो मुझे बताओ, यहाँ से निकलना कैसे है? मेरी मदद करो प्लीज, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता बता दो प्लीज। लेकिन प्रत्यक्षा की बातों को सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। लोग किसी अनजान लड़की के मामले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। प्रत्यक्षा भागते हुए कितनी ही गलियों में गई, छिपते छिपाते आगे बढ़ी, पर वो किसी भी तरीके से उस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन फिर उसे एक रास्ता नजर आया जो बाहर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षा भागते हुए उस गांव के बाहर पहुंची। वहां एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था। पास ही कुछ लोग थे और दुकानें थी। प्रत्यक्षा वहीं पर एक दुकान पर भाग कर गई। वहां दुकान पर रखे ब्रेड और नरम रोटियों को देखते हुए अब भूख लगने लगी थी। उसने धीरे से दुकान वाले से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? काहे नहीं मिलेगा? कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? तुमको देख के लगता तो नहीं है कि होंगे। नहीं, पैसे तो नहीं है। अरे तो जाओ, रास्ता वास्ता नापो अपना, मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं देना तो मत दीजिए, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करिए। कम से कम किरण हवेली तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है यही बता दीजिए। किरण हवेली का नाम सुनते ही वहां आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। प्रत्यक्षा को हैरानी से देखने लगे। प्रत्यक्षा को समझ ही नहीं आया कि वो लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। तुमका काहे जाना है वहाँ? आपको रास्ता पता है वहाँ का? अरे हमको कहा, सबको पता है, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि वहाँ ही गांव के लोग नहीं जा सकते हैं। काहे जाना है तुमको हवेली? प्रत्यक्षा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग किरण हवेली को किस तरह से जानते हैं। वो लोग दोस्त हैं या दुश्मन। इसलिए उसने सच्चाई ना बताते हुए उन लोगों से कहा, हाँ, वो मुझे उनसे कुछ काम है। आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता सकते हैं क्या? अरे पहले बताना था ना कि तुमको किरण हवेली जाना है। हम सभी वहीं जा रहे थे। अरे जश्न है ठाकुर साहब के यहाँ तो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खाना चाहो तो खा सकती हो और परेशान मत हो, हम तुम्हें हवेली तक ठीक ठाक पहुँचा देंगे। लो खाना खा लो। प्रत्यक्षा ने उनके हाथ से खाना ले तो लिया, पर उसे खा नहीं रही थी। खाना खा सकती हो और परेशान मत हो, थोड़ी देर में हम सभी वहाँ के लिए निकलेंगे। तुम चाहो तो अभी चल सकती हो, रास्ते में खा लेना खाना। नहीं, आप लोग परेशान मत हो, बस रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी और मुझे खाना नहीं चाहिए। प्रत्यक्षा के इतना कहने पर वो लोग जबरदस्ती खाना खाने के लिए प्रत्यक्षा पर दबाव बनाने लगे। उसे ये सब बेहद अजीब लग रहा था, क्योंकि अब तक जब वो सबसे मदद मांग रही थी तब कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अब कुछ लोग जबरदस्ती ही उसके साथ मदद करने के लिए तैयार थे। इस पर प्रत्यक्षा की नजर अचानक उस दुकानदार पर पड़ी जो उसे कब से देखे जा रहा था।
प्रत्यक्षा की नजर पड़ते ही दुकानदार ने आंखों से ही प्रत्यक्षा को इशारा किया कि वो खाने की चीजें ना ले और यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। प्रत्यक्षा को इशारा ठीक तरह से समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना जान गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खाने को जमीन पर फेंकते हुए उन लोगों से घबराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा दिया कुछ भी नहीं खाना और मैं अपने आप से चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो। आपने जो भी मेरी मदद करनी चाहिए उसके लिए शुक्रिया। प्रत्यक्षा उस आदमी की बातें सुनते ही घबराने लगी थी। प्रत्यक्षा को किसी खतरे की घंटी जैसा लग रहा था। वो अब बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही थी। और फिर उसके बाद प्रत्यक्षा के साथ जो हुआ उसका दिल दहल गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।